अगर हमें कंडक्टर को बैटरी के दो टर्मिनल के साथ जोड़ दें, जैसे कि एक एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और दूसरे एंड को हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, तो ऐसे स्थिति में होगा क्या। सबसे पहले देखें, जिस एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया उस एंड को दूसरे एंड के रेस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल मिलेगा। तो ये एंड मान लेते हैं, इस एंड को नाम देते हैं ए, तो ये एंड ए ये रहेगा हायर पोटेंशियल में, ये हायर पोटेंशियल में रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू द अदर एंड, अर्थात इसके रेस्पेक्ट में, इस एंड के रेस्पेक्ट में वो हायर पोटेंशियल में रहेगा। और ये दूसरा एंड, चलिए इसे नाम देते हैं बी, ये रहेगा लोअर पोटेंशियल में। अब देखें, चूंकि दोनों पॉइंट्स के बीच, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा ये होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। हमें पता होना चाहिए कि एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं होता है, अर्थात वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करता है, वो फ्री होता है, वो फ्रीली रोम करता है। सो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं उस पे एक फोर्स अप्लाई होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। हमें पता है एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स का डायरेक्शन होता है, अर्थात उसी डायरेक्शन में वो फील्ड उस चार्ज को रिपेल करता है। जबकि अगर वो चार्ज नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हुआ तो उसमें फोर्स लगने का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी पे, इस फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरे एंगल से देखें, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, तो फिर जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। यहां देखिए ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है जो कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जब हमें कंडक्टर को बैटरी के दो टर्मिनल के साथ जोड़ दे या फिर एक कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें, तो उसके अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगते हैं। और इससे हमें मिलता क्या है? इससे हमें मिलता है चार्ज का फ्लो। यहां जो चार्ज है, यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है ये तो चार्ज्ड पार्टिकल है, ये चार्ज्ड पार्टिकल फ्लो करने लगे, मूव करने लगे। इसी फ्लो को कहा जाता है करंट। हम आगे देखेंगे कि करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है और करंट का डायरेक्शन क्या होता है। फिलहाल ये जान ले कि चार्ज का फ्लो ही होता है करंट। तो यहां देखें, अगर इलेक्ट्रॉन्स बी एंड से ए एंड की तरफ मूव करे तो हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ए एंड से बी एंड की तरफ मूव कर रहा है। कैसे? चलिए देख लेते हैं। हम दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दोनों ही न्यूट्रल बॉडीज है, दोनों में नेट चार्ज अभी जीरो है। हम क्या करते हैं कि बी बॉडी से कुछ नेगेटिव चार्ज ए बॉडी को भेज देते हैं। कितना? हम मान लेते हैं कि हमने नेगेटिव क्यू चार्ज बी से ए को ट्रांसफर कर दिया। तो ये नेगेटिव क्यू चार्ज बी से बाहर निकालने से पहले, चूंकि बी न्यूट्रल था, तो जैसे ही हम इस चार्ज को बाहर निकालेंगे बी में एक चार्ज अक्यूमुलेटेड हो जाएगा, वो होगा प्लस क्यू, अर्थात बी का नेट चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें यही बताता है। और चूंकि ए ये माइनस क्यू चार्ज एक्वायर करने से पहले ये न्यूट्रल था, अर्थात इसमें नेट चार्ज जीरो था, जैसे ही माइनस क्यू चार्ज हमने ए को दे दिया इसमें नेट चार्ज हो गया जीरो प्लस माइनस क्यू, अर्थात इसमें नेट चार्ज हो गया नेगेटिव क्यू।
अब क्या करते हैं, अब हम एक दूसरा केस कंसीडर करते हैं, वही दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स ए और बी। अब हम क्या करेंगे कि ए से प्लस क्यू चार्ज हम बी को ट्रांसफर करेंगे। चूंकि ये प्लस क्यू चार्ज बाहर निकालने से पहले ए न्यूट्रल था, तो जैसे ही हम इस प्लस क्यू चार्ज को बाहर निकालेंगे ए में नेट चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि इससे पहले इसका नेट चार्ज था 0। और चूंकि बी न्यूट्रल था जिसे मिल रहा है प्लस क्यू चार्ज, अब ये चार्ज अटेन करने के बाद, इसे एक्वायर करने के बाद बी में जो नेट चार्ज होगा वो होगा प्लस क्यू। तो देखिए पहले केस में हमने माइनस क्यू चार्ज बी से ए में ट्रांसफर किया था और दूसरे केस में हम प्लस क्यू चार्ज ए से बी में ट्रांसफर किया हमने। तो दोनों ही केस में देखें नेट इफेक्ट बिल्कुल सेम हो रहा है। तो अगर मान ले कि माइनस क्यू चार्ज बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है, तो उसी को हम मान सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है। सो ये था फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, जबकि ये है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता होना चाहिए कि करंट को जब डिफाइन किया जाता है तो हम कहते हैं करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे प्रिसाइजली कहें तो ये होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अर्थात करंट का डायरेक्शन को डिसाइड करता है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। अगर नेगेटिव चार्ज बी से ए की तरफ फ्लो करता है तो हम इसे इक्विवेलेंटली मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो किया, तो करंट का फ्लो किधर, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। करंट का फ्लो इसे माना जाता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अर्थात ऐसे स्थिति में करंट जो फ्लो करेगा वो होगा ए से बी की तरफ। तो ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज यही है करंट। तो हम कह सकते हैं जब दो एंड को एक कंडक्टर के, जैसे यहां ए और बी एंड है, दो एंड को जब हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं और पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, और करंट का फ्लो भी होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो ये तो था करंट का डायरेक्शन। अब देख लेते हैं करंट का मैग्नीट्यूड को कैसे पता किया जाता है। करंट चूंकि होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा ये फ्लो होता क्या है। तो उसके लिए हम एक नदी कंसीडर करते हैं। नदी में पानी का फ्लो होता है, तो यहां पर देखें नदी का पानी फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन से यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो फ्लो ऑफ वाटर, यहां पर पानी का फ्लो का मतलब होता है पानी का बहना। तो इस नदी के हर जगह पे तो पानी बह रहा है, और पानी का बहना ही अगर पानी का फ्लो है, तो अगर हम नापना चाहें कि कितना पानी फ्लो कर रहा है, तो क्या हम इस नदी के पूरे पानी को कंसीडर करें कि वो फ्लो कर रहा है। तो जितना पानी इस नदी में है, क्या उस पानी का क्वांटिटी ही डिसाइड करेगा पानी का फ्लो कितना है? नहीं। दरअसल फ्लो, पानी का जो फ्लो कंसीडर किया जाता है वो कुछ इस तरह से किया जाता है कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया नदी का, मान ले इस रीजन में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितना पानी यूनिट टाइम में क्रॉस कर रहा है, अर्थात यहां से इस रीजन से कितना पानी एक सेकंड में फ्लो कर रहा है, यही होता है फ्लो ऑफ वाटर इस रीजन में। अब देखते हैं कि इस रीजन में जो पानी का फ्लो होगा, क्या इस रीजन में उतना ही पानी का फ्लो होगा? यहां देखें, चलिए एग्जांपल के तौर पे मान ले कि हम मान रहे हैं कि यहां से एक सेकंड में 10,000 लीटर पानी फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, 100 पर सेकंड। और हम मान रहे हैं कि यहां से पानी का जो फ्लो हो रहा है ये है 8,000 लीटर पर सेकंड। अगर ऐसा हुआ तो ये जो 2,000 लीटर का डिफरेंस है इस पूरे रीजन में, देखें इस पूरे रीजन में प्रति सेकंड
10,000 लीटर पानी आ रहा है अंदर, लेकिन बाहर निकल रहा है इस रीजन से सिर्फ 8,000 लीटर। तो हर सेकंड इस रीजन में 2,000 लीटर पानी बढ़ते जाएगा, अर्थात पानी एक्यूमुलेटेड होते जाएगा इस रीजन में, जो कि पॉसिबल नहीं है। अर्थात चूंकि पानी का एक्यूमुलेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो जितना पानी इस रीजन में फ्लो कर रहा है अर्थात 10,000 लीटर प्रति सेकंड, उतना ही पानी इस दूसरे रीजन से भी फ्लो करना चाहिए। तो यहाँ भी पानी का जो फ्लो होगा वो भी होगा 10,000 लीटर प्रति सेकंड। तो एक नदी में अगर उस नदी में कहीं भी पानी एक्यूमुलेटेड नहीं हो रहा है या फिर बाहर से दूसरा सोर्स, पानी के दूसरा सोर्स यहाँ अंदर नहीं आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि एक नदी के दो रीजन में पानी का फ्लो बिल्कुल सेम होता है। और पानी का फ्लो होता है किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से। जितना पानी यूनिट टाइम में फ्लो करता है उसी को हम कहते हैं पानी का फ्लो उस रिवर में। अब इस कंडक्टर को देखा जाए, इस कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हो रहा है। यहाँ जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे मूव कर रहे हैं। यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फ्लो कर रहे हैं। तो क्या सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो चार्ज डिसाइड करेगा कि करंट कितना है? नहीं। हम ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, उसी तरह से जैसे नदी में हम करते हैं, नदी में पानी का फ्लो कंसीडर करते समय करते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में अर्थात 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम कहेंगे वो है इस कंडक्टर में करंट। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जितना चार्ज क्रॉस करेगा 1 सेकंड में, एक दूसरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी उतना ही चार्ज 1 सेकंड में क्रॉस करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन दोनों रीजन के बीच यहाँ पर चार्ज या तो घटते जाएगा या फिर एक्यूमुलेटेड होगा। पहले केस में मान लेते हैं कि ज़्यादा चार्ज अंदर आया और यहाँ से कम चार्ज बाहर गया, तो ऐसे स्थिति में इस रीजन में चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा। और अगर मान ले कि कम चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा है और ज़्यादा चार्ज इस दूसरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से बाहर जा रहा है, तो यहाँ से चार्ज घटते जाएगा। दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो हम कहते हैं एक कंडक्टर में किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना करंट होता है या फिर इस रीजन में जितना करंट होगा, दूसरे रीजन में भी उतना ही करंट होगा, अर्थात पूरे कंडक्टर में करंट सेम होगा। सो हमने देखा कि करंट कैसे नापा जाता है। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकंड में जितना चार्ज क्रॉस करता है हम कहते हैं करंट का मैग्नीट्यूड उतना। तो यहां देख ले कि चलिए मान लेते हैं कि 1 सेकंड में -q चार्ज अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करे, तो हम मानेंगे कि उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को +q चार्ज क्रॉस कर रहा है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि करंट होता है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। चलिए मान लेते हैं कि t सेकंड में q चार्ज +q चार्ज एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करता है, तो इसमें करंट कितना होगा? तो चूंकि t सेकंड में +q चार्ज क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि इसमें करंट q है। करंट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज कितना फ्लो करता है उस फ्लो के रेट को देखते हैं, अर्थात यूनिट टाइम में कितना चार्ज एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करता है ये हम देखते हैं। तो यहाँ q चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को तो क्रॉस किया, लेकिन वो 1 सेकंड में नहीं t सेकंड में क्रॉस किया, तो ये q इसका करंट नहीं होगा। सो करंट पता करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि 1 सेकंड में कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा है। तो यूनिटरी मेथड देखें, अगर t सेकंड में +q चार्ज इसे क्रॉस करे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तो 1 सेकंड में q डिवाइडेड बाई t इतना चार्ज इसे क्रॉस करेगा। सो हम कह सकते हैं कि करंट जिसे हम I से डिनोट करते हैं, ये होता है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को जितना चार्ज क्रॉस करता है डिवाइडेड बाय कितने समय में क्रॉस करता है। तो Q डिवाइडेड बाय T ये होता है करंट।
हमें पता होना चाहिए कि ये करंट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पर यहां देखें, करंट का एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है। हम यहां ये नहीं कह सकते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है बी से ए की तरफ। हमें यह कहना होगा कि करंट का डायरेक्शन है ए से बी की तरफ। फिर भी यह वेक्टर रूल फॉलो नहीं करता है, यह सारे स्केलर रूल फॉलो करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा। तो एसआई यूनिट करंट का ये होना चाहिए, चूंकि करंट है चार्ज अपॉन टाइम, तो ये होना चाहिए चार्ज का एसआई यूनिट जो कि होता है कूलम डिवाइडेड बाय टाइम का एसआई यूनिट जो कि होता है सेकंड। तो इसे हम कूलम पर सेकंड भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम है, वो है एम्पेयर, वो है एम्पेयर, और इसे हम ए से भी डिनोट करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं एक एम्पियर होता कितना है। सो एक एम्पियर, इसे हम कह सकते हैं ये बराबर है एक कूलम्ब डिवाइडेड बाय सेकंड, क्योंकि एम्पियर होता है कूलम्ब अपॉन सेकंड। सो इसी को हम कह सकते हैं एक कूलम्ब डिवाइडेड बाय एक सेकंड। अर्थात अगर किसी कंडक्टर के थ्रू एक सेकंड में एक कूलम्ब चार्ज पास हो तो हम कहेंगे उस कंडक्टर